फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हमने अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली थी, समझ में आया था। स्नेल का नियम भी पढ़ा था, बताया था कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए उसके आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत रहता है, यानी sin i अपॉन sin r इक्वल n2/n1 या 1n2 होता है। आज इसी से संबंधित हम एक नियम पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहेंगे उत्क्रमणीयता का नियम। क्या कहेंगे? उत्क्रमणीयता का नियम। क्या होता है ये पहले तो ये सीखते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीयता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसी भी तरह से उस प्रकाश तरंग की यदि पुनरावृत्ति कराई जाए तो वो उसी तरह से उतनी ही तरह से वापस भी लौट कर आती है। तब इस नियम को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी उत्क्रमणीयता का नियम। एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल बताएंगे और इसी से इसे प्रूफ भी करेंगे। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हमें दो माध्यमों की आवश्यकता है। तो मान लिया ऊपर जो है वो वायु है और ये जो है वो क्या है, कांच, ठीक है। वायु और कांच में पता है कि वायु मिरर है और कांच क्या है, सतह, ठीक है। अब मान लिया कि वायु के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और कांच का जो अपवर्तनांक है वो n2 है। फिलहाल इसे हम na लेंगे और इसे हम ng, ठीक। हमने क्या किया, इस पर एक प्रकाश किरण आपतित कराई, इंसिडेंट कराई। ये प्रकाश किरण देखो आ रही है तो इसका नाम क्या हुआ, आपतित किरण। और ये इसके पृष्ठ को जिस बिंदु को पर टच करेगी वो हो गया इसका आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु में आपने ये जो लाइन डाल दी ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन गया वो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, ठीक। अब ये जो प्रकाश किरण है वो एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे लॉ के अनुसार अगर बात करें तो हल्की सी अभिलंब की ओर झुकनी चाहिए, ठीक है। ये भी जो होगा वो हल्की सी अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक। तो मान लिया कि अब ये पहले पृष्ठ से जो दूसरे पृष्ठ में गई तो हल्की सी अपवर्तित हो गई और इस कारण इसमें एक और कोण बन गया अलग, वो बन गया आपका अपवर्तन, ठीक है। तो भाई जैसे ही इन दो माध्यमों में काम हो गया, इन दो माध्यमों में अपवर्तन हो गया तो ये अपने नियम को भी पालन करेगा, यानी नियम का पालन भी करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वायु तथा कांच के लिए। कहाँ से बात कर रहे हैं, अपवर्तन के नियम से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वायु तथा कांच के लिए अपवर्तन के नियम से क्या होता है, पहले में देखो sin i अपॉन sin r इक्वल n2 अपॉन n1। n2 कितना है, ng अपॉन n1 क्या है, na। तो इसे क्या लिखेंगे, ng अपॉन na। और बताया था ये अगर n1 नीचे था तो वो कहाँ आ रहा था, आगे, इसे हम लिख सकते हैं amg संख्या को, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगली कहानी इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक कांच की स्लैब है, एक कांच की पट्टी है। अगर ये कांच की पट्टी है तो ये प्रकाश किरण यहाँ आकर रुकेगी नहीं और ये क्या करेगी, इसके दूसरे पृष्ठ से आकर टकराएगी। जैसे ये इसके दूसरे पृष्ठ से आकर टकराएगी तो फिर से ये इस पृष्ठ की आपतित किरण बनेगी और इस पृष्ठ की जो आपतित किरण होगी वो यहाँ पर एक आपतन बिंदु बनाएगी और आपतन बिंदु से क्या खींचेंगे, अभिलंब, ठीक है। अब जब हमने अभिलंब खींच दिया है तो ये बन गई आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में भी एक कोण बन रहा है। रेखा गणित अगर पढ़ी है तो ये और ये कोण हमेशा कैसे होते हैं, आमने सामने कोण बराबर। तो यानी ये r है तो ये कितना बनाना चाहिए, r बनेगा, है ना। मैथमेटिकल बात कर रहे हैं तो ये भी क्या बनेगा, r बनेगा। अच्छा, r बन गया है तो यहाँ पर आपतन कोण तो बेटा हम हमेशा i लेते हैं, ये बोलोगे नहीं। यहाँ पर हम जो आपतन कोण ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, हम अपना r, क्या ले लेंगे, r। तो यहाँ पर बनने वाला जो आपतन कोण हो गया वो अब क्या हो गया, r।
और अब ये प्रकाश किरण जो है वो सघन से किसमें जा रही है, विरल में। अगर अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, अब अविलंब से दूर हटेगी तो ये लगभग उतना ही कोण बनाकर बाहर निकल जाएगी जितना कोण बनाकर ये आई थी, और ये कोण लगभग कितना होगा, आई। अब बात ये हो रही है हमें पता कैसे चलेगा, तो आप यहीं पर एक मिरर लगा देंगे, यहीं पर आप एक दर्पण लगा देंगे और उस दर्पण से पढ़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही जाती हुई दिखाई देगी। तब ये किस नियम को फॉलो कर रही है, ये उत्क्रमणिता के नियम का भी पालन कर रही है। ठीक, तो दूसरी बात समझ में आ गई। जब ये प्रकाश किरण कांच के अंदर से अपवर्तित होने की कोशिश करेगी तो इस बार पहला जो माध्यम है वो क्या है, Ng, और दूसरा जो माध्यम है वो क्या है, Na। इसके लिए आपतन कोण जो है वो क्या है, R, और अपवर्तन कोण क्या है, वो है I। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, पहले लिखा था वायु तथा कांच के लिए, इस बार लिखेंगे कांच तथा वायु के लिए, कांच तथा वायु के लिए। ठीक है, कांच तथा वायु के लिए अगर हम बात करेंगे तो इस बार आपतन कोण कितना है, sin R, अपवर्तन कोण कितना है, sin I, इक्वल N2 कितना है, Na, N1 कितना है, Ng। इसे हम अब क्या लिखेंगे, Gna। क्या लिखेंगे, Gna। ये क्या हो गया, समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा करो। गुणा क्यों करते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ कैंसिल करना है, इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करें। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sin I अपॉन sin R इंटू में sin R अपॉन में sin I इक्वल में Ang इंटू में क्या आएगा, Gna। ठीक है, यानी Ang इंटू Gna इक्वल क्या आ गया, 1। मान लो आपको Gna फाइंड करना है तो 1 अपॉन में क्या है, A। अब एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना, अभी से लगा के आगे बहुत आगे तक समझ में आएगा। कभी भी किसी भी पदार्थ का जैसे आपसे न्यूमेरिकल लगाएंगे और आपसे कहा जाए कांच का अपवर्तनांक 1.5 या 3/2, तो ये जो कांच का अपवर्तनांक देते हैं भैया, ये आपको अपवर्तनांक देते हैं वायु के सापेक्ष। क्या देते हैं, वायु के सापेक्ष। जैसे अगर आपसे कहते हैं जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 है, अब जो जल का अपवर्तनांक भाई 4/3 है, ये भी किसके सापेक्ष है, वायु के। यानी इन सभी का जो अपवर्तनांक मापा गया है वो तब माना गया है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं जब वायु से उस माध्यम में जाती हैं तो इनका अपवर्तनांक क्या होगा, वो आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, अर्थात आपको Ang पता होगा, Ang क्या है, पता होगा, लेकिन Gna आपको नहीं पता है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपसे बता रहा है, कह रहा है वायु का या कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, कहाँ है, वायु के सापेक्ष है, कॉमन है, याद रखना, हिडन भी होता है। तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। यहां पे लिख लेना वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच कैसे लिखेंगे, Ang बराबर क्या है, 3/2। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी Gna क्या करना है, ज्ञात करना है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे we know that। क्या पता है भैया, हमको पता है कि अगर हमें Gna प्राप्त करना है तो हम लिख सकते हैं 1/Ang, यानी 1/3/2, यानी आंसर क्या आ गया, 2/3। यानी Gna की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3 है। ये आपका क्या है, आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं है। तो ये हमने प्राप्त किया। यहाँ से स्क्रीन को पॉज करके इसे फटाफट कॉपी करो अच्छे से और कोशिश करो ये न्यूमेरिकल अपने मन से लगाने की।